हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एमपीआरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्या सरल अध्ययन माला से भारत की स्थापत्य कला का इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को, यदि आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। हम इससे पहले बहुत सारी यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी होगी 21वीं यूनिट, जिसमें हम 20वीं सदी, नई दिल्ली और भोपाल को कंप्लीट करेंगे। इसके अंतर्गत हम दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम 20वीं सदी में नई दिल्ली के विकास और स्थापत्य पर प्रकाश डालेंगे और दूसरे क्वेश्चन में हम 20वीं सदी में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शहरों के विकास और भवनों का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। 20वीं सदी, नई दिल्ली और भोपाल को हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, 20वीं सदी में नई दिल्ली के विकास एवं स्थापत्य पर प्रकाश डालिए। 20वीं सदी में नई दिल्ली। दिल्ली शहर का इतिहास ही राजपूत काल एवं मुगल काल का इतिहास रहा है। दिल्ली में कई उतार चढ़ाव के साथ ही गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश के सुल्तानों के राजकाल को देखा है। तैमूरलंग, अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के लूटमार एवं कत्ले आम को सहा है। मुगल एवं मराठा स्वामित्व को सहन किया है एवं मुगल के पतन के साथ ही अंग्रेजों के आधिपत्य में पुराने दिल्ली शहर की कायाकल्प प्रारंभ हुई थी। मुगल काल में, जो मध्यकाल है, वहां पर मुगलों ने दिल्ली में कई इमारतों और एंडो मुस्लिम स्थापत्य शैली में निर्मित कराया था। सन 1724 में राजा सवाई जय सिंह या मानसिंह ने जंतर मंतर, जय सिंह है, मानसिंह ने 1753 से 54 में शुजाउद्दौला ने सफदरजंग के मकबरे का निर्माण कराया था। इसके पश्चात दिल्ली में परवर्ती मुगल शासकों और अन्य भारतीय राजाओं द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया। 18वीं सदी के अंतिम दशकों में दिल्ली में अराजकता और अशांति व्याप्त हो गई। अंग्रेजों के शासनकाल में दिल्ली, 1803 में अंग्रेजों का दिल्ली पर आधिपत्य स्थापित हो गया और 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का दिल्ली, एक डिवीजन बन गया। इस समय तक भारत में महान मुगल साम्राज्य का शूर अस्त हो गया था। इस समय उत्तर पश्चिम प्रांतों की राजधानी आगरा थी। सन 1803 से 1836 तक दिल्ली के स्थान पर आगरा शहर का महत्व अधिक हो गया। सन 1857 की स्वतंत्रता संग्राम विफल हो जाने पर 1 नवंबर 1858 को भारत में ब्रिटिश ताज की सत्ता स्थापित कर दी गई। विक्टोरिया शासनकाल प्रारंभ होने पर दिल्ली को उत्तर पश्चिमी प्रांत से अलग करके पंजाब प्रांत के अधीन कर दिया गया। सन 1911 तक दिल्ली पंजाब प्रांत का ही भाग बना रहा। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी दिल्ली। सन 1911 में ब्रिटेन के जो सम्राट जॉर्ज पंचम हैं, इन्होंने भारत में ब्रिटेन साम्राज्य की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निश्चय लिया। सन 1911-12 में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी दिल्ली बना दी गई। इसको नई दिल्ली नाम दिया गया। शहर का विकास प्रारंभ हो गया। 1912 से ही प्रस्ताव पारित करके दिल्ली को पंजाब प्रांत से अलग करके एक चीफ कमिश्नर के प्रशासन में ला दिया गया। आधुनिक नई दिल्ली का विकास सन 1912 के पश्चात प्रारंभ हो गया। फिर आते हैं नई दिल्ली में शिक्षक संस्थानों एवं भवनों का विकास। 20वीं सदी में नई दिल्ली में कई शिक्षक संस्थान और उनके भवनों का निर्माण किया गया। 19वीं सदी में सन 1825 में हिंदू कॉलेज और 1865 में सेंट स्टीफेंस कॉलेज
शिक्षा के प्रमुख केंद्र बन गए, किंतु नई दिल्ली में तकनीकी शिक्षा केंद्र एवं चिकित्सा केंद्र की कमी को दृष्टिगत रखकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) और भारत में प्रथम महिला चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना सन 1916 में हुई। इसके लिए विशाल परिसर में आधुनिक स्थापित लौह एवं कंक्रीट के भवनों का निर्माण किया गया। सन 1920 में जामिया मिलिया और दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना करके इसके परिषद के विभिन्न फैकल्टी के भवनों का योजना पूर्वक निर्माण किया गया। भारत में प्रथम पॉलिटेक्निकल संस्थान सन 1941 में नई दिल्ली में प्रारंभ की गई। वर्तमान में प्रसिद्ध जेएनयू अर्थात जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना स्वतंत्रता के पश्चात 1969 में की गई। नई दिल्ली में आज कई पब्लिक स्कूल और महाविद्यालयीन भवन श्रृंखलाबद्ध विकसित हो रहे हैं। इसका निर्माण नई दिल्ली की बढ़ती जनसंख्या के साथ ही विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होना है। नेक्स्ट आते हैं पुरानी दिल्ली और आधुनिक दिल्ली में 20वीं सदी के प्रमुख निर्माणकार। स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश काल में सन 1912 के पश्चात राजधानी बनाने के कारण कई निर्माण कार्य नई दिल्ली में किए गए। राजधानी घोषित होने के पूर्व दिल्ली की जनसंख्या मात्र 1 लाख थी, किंतु भारत की ब्रिटिशकालीन राजधानी घोषित होते ही पुरानी दिल्ली तथा नई दिल्ली की जनसंख्या में अतिशय वृद्धि हो गई। स्वतंत्रता के पूर्व अन्य निर्माण। शाहजहां के काल में वर्तमान चांदनी चौक से एक नहर बहती थी। व्यापारी नावों से सामग्री लेकर किनारे बने आवासीय भवनों में रहने वालों को सामग्री बेचा करते थे। यह नहर नौका विहार के लिए भी काम में ली जाती थी। कालांतर में इस नहर के स्थान पर सड़क निर्मित कर दी गई और जो लाल किला, चांदनी चौक, घंटा घर होकर विकसित हो गई। चांदनी चौक से कोतवाली के निकट शीशगंज गुरुद्वारा आज सिखों का आराधना गृह एक प्रमुख ऐतिहासिक नगर है। कहा जाता है कि इस स्थान पर सन 1675 में सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब की आज्ञा से वध कर दिया गया था। शीशगंज गुरुद्वारा संगमरमर का बना हुआ है, जिसका निर्माण बहुत समय बाद 1930 में किया गया। नई दिल्ली में बलदेव दास बिड़ला ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करा है। इसका उद्घाटन 18 मार्च 1939 में महात्मा गांधी जी ने किया था। फिर आते हैं आधुनिक नई दिल्ली का नियोजन। भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा नई दिल्ली को राजधानी घोषित करने के पश्चात इसके नियोजन हेतु एडविन लुटियंस और वेकर को प्लान बनाने हेतु नियुक्त किया गया। दोनों ने सर्वेक्षण करने के पश्चात वॉशिंगटन और लंदन के प्लान के आधार पर शासित भवन एवं मार्केट हेतु स्थल निर्धारित कर कार्य करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम सन 1931 में कर्नाट प्लेस सर्कल बनाकर तैयार किए गए सैन्य से नई दिल्ली के दक्षिण भाग को विकसित किया गया। नई दिल्ली की चारों दिशाओं में पूर्व नियोजित आधार पर वर्तमान राष्ट्रपति भवन और सचिवालय भूरे पत्थरों से भव्य रूप में निर्मित किए गए थे। वस्तुतः वर्तमान राष्ट्रपति भवन सन 1929 में गवर्नर हाउस के रूप में बनाए गए थे। इसकी नींव को लेकर संपूर्ण भवन निर्माण तक एडविन लुटियंस और उनकी प्रगति की जानकारी पत्र द्वारा उनकी पत्नी को भेजता रहता था। अंग्रेज मुगलों के उद्यान कला से अत्यधिक प्रभावित थे, अतः गवर्नर हाउस की पृष्ठभूमि में मुगल गार्डन विकसित किया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा ही वर्तमान संसद भवन, सचिवालय और अन्य कई भवनों का निर्माण किया गया। स्वतंत्रता पूर्व निर्माण भवन एंडो ब्रिटिश रासायनिक स्थापत्य कला के सम्मिश्रण से भारतीय जलवायु के अनुकूल बनाए गए थे। कोलकाता से कई नई दिल्ली राजधानी स्थापित करते समय 29,000 शासकीय कर्मचारियों के निवास हेतु नई दिल्ली में अनेक बंगले और मकान ब्रिटिश स्थापत्य के आधार पर निर्मित किए गए थे।
सन 1937 में दिल्ली में पालम हवाई अड्डे का निर्माण किया गया। वर्तमान में राजधानी नई दिल्ली के शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों की जनसंख्या लगभग 5 लाख हो गई है। स्वतंत्रता 1947 के पश्चात 20वीं सदी में नई दिल्ली का विकास। 20वीं सदी में ब्रिटिश काल 1900 से 1947 में नई दिल्ली का विकास अंग्रेज शासकों ने अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया था। आम जनता से उनका कोई सरोकार नहीं था, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात नई दिल्ली की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और पुरानी दिल्ली के विकास के लिए भारत सरकार ने अथक प्रयास किए हैं। नवंबर 1955 में दिल्ली विकास निगम की स्थापना की गई। इसकी स्थापना के पश्चात भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत नगर नियोजन का संगठन करके दिल्ली वासियों को स्वस्थ पर्यावरण में सुनियोजित विकास हेतु कार्य करना प्रारंभ किया। नई दिल्ली के लिए मास्टर प्लान बनाया गया। इससे बढ़ती जनसंख्या एवं उपनगरों की वृद्धि के साथ कई बार परिवर्तन करना पड़ा। अनेक सर्वेक्षणों और विशेषज्ञों की सहायता से अंततः सन 1960 में मास्टर प्लान बनकर तैयार हो गया। नई दिल्ली महानगर परिषद। नई दिल्ली महानगर परिषद स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश शासन ने नई दिल्ली एवं पुरानी दिल्ली के विकास हेतु दिल्ली की जनसंख्या को कई अवसर एवं भागीदारी प्रदान की है। प्रजातांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत दिल्ली की जनता को शहर के विकास में सहयोग प्रदान करने हेतु संसद ने दिल्ली प्रशासन एक्ट 1966 को पारित किया। इसके अंतर्गत दिल्ली महानगर परिषद की व्यवस्था कर उसके सदस्य परिषद को जनता द्वारा निर्वाचित किए जाने की व्यवस्था की गई। विगत कई वर्षों में दिल्ली की सीमाओं में विस्तार करके महानगर परिषद ने 111 गांवों को सम्मिलित किया। वर्तमान में नई दिल्ली का विकास स्थान चयन कर योजना के अंतर्गत विशिष्ट एक्टों आर्किटेक्टों के द्वारा किया जाता है। इस आर्किटेक्ट एवं इंजीनियरों द्वारा तैयार मॉडल के आधार पर ही भवनों का निर्माण कार्य किया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात नई दिल्ली स्थित भवनों का निर्माण। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर IIC 1959 से 1962 में लोधी गार्डन लोधी स्ट्रीट हेतु आर्किटेक्ट और प्लानर जोसेफ एलन स्टेन रहे हैं। 20वीं सदी में स्वतंत्रता के पश्चात 1959 से 1962 के मध्य शैक्षणिक आवासीय और सांस्कृतिक कार्यों हेतु इस केंद्र का विकास किया गया है। कंक्रीट फ्रेम के साथ पाषाण का प्रयोग करके इस क्षेत्र में शोध केंद्र एवं फोर्ड फाउंडेशंस कार्यालय एवं शासकीय आवासीय बंगलों का निर्माण करके सुनियोजित ढंग से आधुनिक स्थापत्य शैली में विकास किए गए हैं। नेक्स्ट आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी 1988। राज रावल आर्किटेक्ट एवं प्लान द्वारा तैयार किए गए डिजाइन के आधार पर शैक्षिक एवं विश्वविद्यालय की दृष्टि से यह भवन निर्मित किया गया है। इस भवन के विशाल क्षेत्र में प्रमुख भवन के साथ ही कर्मचारियों के आवास, लेक्चर और हॉल कॉम्प्लेक्स, प्राणियों के रहने हेतु भवन एवं अन्य भवनों का एक विशाल अहाते की परिधि में निर्मित किया गया है। इंडिया हैबिटेट सेंटर 1988 से 1993। लोधी गार्डन लोधी एस्टेट्स एवं इस क्षेत्र के आर्किटेक्ट एवं प्लानर जोसेफ एलन स्टेन रहे हैं। शैक्षणिक, व्यावसायिक या व्यापारिक, आवासीय, सांस्कृतिक दृष्टि से इस केंद्र को विकसित किया गया है। 6 से 7 मंजिल भवन निर्माण कर इन भवनों को अहातों से जोड़कर एक विशाल कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है। इस केंद्र पर कार्यालय, ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, लाइब्रेरी के साथ ही प्रदर्शनी एवं संग्रहालय हेतु ईंट एवं कंक्रीट द्वारा आधुनिक स्थापत्य शैली के निर्माण किए गए हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी 1987। भारत एक विशाल देश है तथा इसकी जनसंख्या 1 अरब से अधिक हो गई है, किंतु शैक्षिक दृष्टि से 30% जनसंख्या निरक्षर है। इस केंद्र का निर्माण साक्षरता की वृद्धि की दृष्टि से किया गया है। इसकी स्थापना स्थापत्य एवं योजना
राज रावल एसोसिएटेड द्वारा किया गया है। नई दिल्ली स्थित यह भवन शैक्षणिक तकनीकी के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से बनाया गया है। शैक्षणिक स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन की दृष्टि से उपग्रह से भारत के दूर दराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीविजन द्वारा इस केंद्र में शिक्षा प्रदान की जाती है। रेतीले एवं लाल पत्थर से निर्मित यह केंद्र विशाल क्षेत्र में व्याप्त है। आधुनिक स्थापत्य शैली में निर्मित यह केंद्र एक वैज्ञानिक सोच और दृष्टिकोण का आभास प्रदान करता है। राजदूत निवास। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में नई दिल्ली स्थित अनेक एम्बेसी भवन का निर्माण किया गया है, अतः विदेशी राजदूत अपने कार्यालय सहित निवास करते हैं। पहला आता है ब्रिटिश काउंसिल भवन। एम्बेसी क्षेत्र में आर्किटेक्ट एवं प्लानर चार्ल्स मार्क कोरिया द्वारा सन 1993 में ब्रिटिश काउंसिल भवन योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया गया है। इस भवन में शैक्षणिक दृष्टि से एक ब्रिटिश लाइब्रेरी भवन ऑडिटोरियम के साथ आर्ट गैलरी सुरम उद्यान से आवर्त निर्मित है और मुख्य कार्यालय भवन के साथ ही सभी भवन यूरोपीय प्राचीन भारतीय स्थापत्य एवं एंडो मुस्लिम स्थापत्य के सम्मिश्रण के प्रतीक हैं। नेक्स्ट आता है बेल्जियम एम्बेसी 1983। बेल्जियम एम्बेसी के आर्किटेक्ट सतीश गुजराल हैं। इनके द्वारा प्रस्तावित योजना के अंतर्गत ही प्रशासकीय भवन, काउंसिल भवन निर्माण, आवासीय भवन एवं एक विशाल किलेनुमा स्थापत्य के प्रतीक हैं। बाहरी भाग चट्टानी होकर आकर्षक बन गया है। उपरोक्त एम्बेसीज के अंतर्गत पाकिस्तान, ईरान आदि की एम्बेसी भवन उनके देश की स्थापत्य शैली में निर्मित किए गए हैं। नई दिल्ली की चाणक्यपुरी में विश्व के अनेक देशों के राजदूत भवन स्थित हैं। इन एम्बेसीज का स्थापत्य यूरोपीय एवं उनके देशों के स्थापत्य का दिग्दर्शन कराता है। स्वतंत्रता के पश्चात नई दिल्ली के विभिन्न भागों में अनेक होटल, कॉटेज, बंगलों का निर्माण श्रृंखलाबद्ध किया गया है। वर्ल्ड बैंक भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भवन, राष्ट्रीय संग्रहालय के साथ ही राउज एवेन्यू में कई शासकीय निवास क्रमबद्ध निर्मित किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के साथ ही अनेक शासकीय भवन, विज्ञान भवन आदि का निर्माण से नई दिल्ली की स्थापत्य अत्यंत आकर्षक बन जाती है। भारत की राजधानी नई दिल्ली और प्राचीन दिल्ली का लगातार विकास होता जा रहा है। यह क्रम निरंतर चल रहा है, अतः वर्तमान में नई दिल्ली संपूर्ण संसाधनों के साथ विश्व की एक प्रमुख नगर के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20वीं सदी में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर के विकास और भवनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भारत में सन 1956 में नए प्रांतों की संरचना के साथ ही उनकी राजधानी स्थल भी निर्धारित कर दी गई थी। 20वीं सदी में इन प्रांतीय राजधानियों का अस्तित्व एवं इतिहास तथा स्थापत्य मध्यकाल से ही बना हुआ है। मध्य प्रदेश के निर्माण के साथ ही इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर के नेता एवं प्रबुद्ध वर्ग ने राजधानी हेतु अपना पक्ष एवं दावे प्रस्तुत किए हैं, किंतु प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल ने भोपाल की भौगोलिक स्थिति एवं राजधानी बनाने पर इसके विकास की समुचित संभावनाएं, उपलब्ध भूमि, रेलवे लाइन एवं जलाशय से उपलब्ध पानी को दृष्टिगत रखकर राजधानी हेतु भोपाल का चयन किया। भोपाल की पहाड़ी में पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष एवं पाषाण शास्त्र प्राप्त हुए हैं। परमार काल में भोपाल एक महत्वपूर्ण स्थल था। परमार काल से ही यहाँ अनेक तालों के साथ भोपाल का बड़ा प्राकृतिक ताल संवर्धन करके विकसित किया गया था। कालांतर में भोपाल नवाबों का स्थान बन गया। उस काल में मुस्लिम संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले अनेक भवन एवं मस्जिदों का निर्माण किया गया था। राजधानी घोषित होते ही के पूर्व भोपाल शहर एक सीमित क्षेत्र में प्राचीन शहर के समान गलियों और गंदगी के लिए जाने जाने लगा, किंतु सन
1958 के पश्चात भोपाल का विकास तेजी से होने लगा। कई नवीन भवन, शासकीय, निवासीय एवं अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों का निर्माण प्रारंभ हो गया। वर्तमान भोपाल इसकी राजधानी बनने का ही परिणाम है। अतः सदियों से उपेक्षित भोपाल 20वीं सदी में एक अत्याधुनिक शहर में विकसित हो गया। मध्य प्रदेश में शासन ने प्रारंभ में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत भोपाल में भवनों का निर्माण प्रारंभ किया, किंतु राजधानी की आवश्यकता की पूर्ति शासकीय स्तर पर पूर्ण होना संभव नहीं था। अतः वास्तुविज्ञों और प्राइवेट कंस्ट्रक्शंस एजेंसी के सहयोग से 1960 के पश्चात भोपाल का विकास किया गया। फिर आता है 20वीं सदी में भोपाल का विकास। नवाब काल में भोपाल एक सीमित शहर था, किंतु विकास हेतु पहाड़ियों से आवृत भोपाल का परिक्षेत्र तालाबों और पहाड़ियों के कारण पर्याप्त विकास हेतु उपलब्ध था। राजधानी घोषित होते ही भोपाल का विकास प्राचीन शहर के इर्द गिर्द विकसित होने लगा। भोपाल की स्थिति रेलवे लाइन के कारण महत्वपूर्ण थी, किंतु भोपाल स्टेशन माल की आवाजाही हेतु पर्याप्त नहीं थी। भोपाल का धरातल समतल न होकर विभिन्न स्थलों पर ऊंचे नीचे भाग एवं झीलों से आवृत है। अतः भवनों की योजना स्थल की ऊंचाई नीचाई एवं भोपाल की प्राकृतिक सुंदर टोपोग्राफी के अनुसार निर्धारित की गई। भोपाल का सन 1956 के बाद तेजी से विकास। सन 1956 के पश्चात नवीन मध्य प्रदेश प्रांत तात्कालिक भारत का हृदय स्थल बन गया। राजधानी बनने के पश्चात भोपाल में शासकीय कार्यालयों, मंत्रियों, विधायकों के निवास एवं कर्मचारियों के निवास की इस समस्या गंभीर बन गई। सचिवालय, विधानसभा, गवर्नर हाउस और नया रेलवे लाइन स्टेशन राजधानी का प्राथमिक आवश्यकता थी। अतः मूलतः उपयोगितावादी किंतु कलात्मक दृष्टि से भोपाल की प्राकृतिक टोपोग्राफी के अनुसार वास्तुविदों ने स्थलों के अनुसार विभिन्न स्तर एवं प्रकार के भवनों की डिजाइन बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। भोपाल के विकास के लिए एक प्राधिकरण की आवश्यकता थी, अतः इनका भवन निर्माण करना भी अत्यावश्यक था। भोपाल विकास प्राधिकरण भवन 1980 में वास्तुविद अनंत दामोदर राजे द्वारा भोपाल विकास प्राधिकरण भवन की संरचना भविष्य में निर्मित भोपाल में भवनों के मॉडल के रूप में की गई थी। भोपाल का भवन का धरातल है वह मुख्य भवन से दुगना खुला रहकर संपूर्ण धरातल पर उपयोगिता की दृष्टि से लेआउट किया गया है। पैदल यात्रियों की कोई असुविधा न हो इस दृष्टि से यातायात एवं वाहन क्षेत्र अलग ही निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक भवन को पैदल मार्ग से संलग्न कर विभिन्न भवनों तक आवाजाही सुगम बनाई गई है। खिड़कियों की डिजाइन एवं योजना इस प्रकार बनाई गई है कि ग्रीष्म काल में भी उन पर छाया का प्रभाव स्थापित हो। संपूर्ण भवन इस दृष्टि से निर्मित किए गए हैं कि भविष्य में आवश्यकता अनुसार इनकी संरचना में परिवर्तन किया जा सके। भोपाल की जलवायु के अनुकूल निर्मित यह भवन तथा संलग्न संरचनाएं भविष्य में निर्मित भवनों के लिए एक आदर्श प्रतीक के रूप में स्थापित की गई हैं। भारत भवन इस भवन की योजना प्रसिद्ध वास्तुविद चार्ल्स मार्क कोरिया द्वारा की गई है। 20वीं सदी के अंतिम दशकों में निर्मित भारत भवन की गैलरी कोर्टयार्ड में गहराई लेकर व्याप्त हो गई हैं। संपूर्ण भवन के इर्द गिर्द स्थान स्थान पर उद्यान विकसित कर इनको एक कलात्मक रूप दिया गया है। श्यामला हिल्स की तलहटी में स्थित भोपाल के भारत भवन में टेरेस गार्डन के साथ ही लाइब्रेरी, स्टूडियो और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन की दृष्टि से हॉल निर्मित किए गए हैं। यह एक कला केंद्र के रूप में विख्यात है। गौहर महल भोपाल की प्रमुख झील के किनारे 20वीं सदी में निर्मित गौहर महल का मल्टी सतह निर्माण स्थापत्य जलवायु की दृष्टि से उल्लेखनीय है। भोपाल की जलवायु जटिल होकर गर्मी में तीव्र उष्णता एवं सर्दियों में ठंडी हवाओं के चलने से विशिष्ट प्रकार की है। यहाँ वर्षा ऋतु में आर्द्रता के कारण वर्षा नहीं होने पर उमस बढ़ जाती है। गौहर महल के निर्माण में जलवायु की दृष्टि से उपयोगन को अधिक महत्व दिया गया है। सतह से इसके सभी
ओर से प्रवेश किया जा सकता है। सतह के साथ ही उभार लेकर भवन की मंजिलें निर्मित की गई हैं। मल्टी लेवल का यह भवन प्रत्येक मंजिल पर टेरेस से युक्त होकर बनाया गया है। दक्षिण पश्चिम में उभरा हुआ यह भवन 3 मंजिला बना हुआ है। 2 अहातों और फव्वारों सहित इस भवन की दीवारें 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर मोटाई की बनी हुई हैं। सड़क की सतह से प्रवेश इसके स्थापत्य की विशेषता है। प्रमुख प्रवेश झील की ओर से बनाया गया है और पिछला प्रवेश दूसरी मंजिल की सतह से उत्तर पश्चिम कोने से दिया गया है। प्राकृतिक वातावरण में निर्मित इस भवन की अनेक विशेषताओं गर्मियों में ठंडा और ठंड में गर्मी का आभास दिलाती हैं। प्राचीन भारतीय वास्तुकला की जलवायु विशेषताओं से युक्त यह भवन आकर्षण का केंद्र बन गया है। संपूर्ण भवन आधुनिक स्थापत्य कला की तकनीकी के आधार पर निर्मित है। नेक्स्ट आता है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। वास्तविक उत्तम जैन के द्वारा बनाई गई डिजाइन के आधार पर सेंट्रल रेलवे ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत भोपाल की पूर्वी भाग में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का भवन बनाया गया है। सन 1995 में यह भवन निर्मित होकर यह स्टेशन यातायात एवं माल परिवहन हेतु खोला गया। लंबी सकड़ी 3 मंजिलों का यह भवन प्रवेश द्वारों से युक्त है। बिल्डिंग के सम्मुख कई प्लेटफॉर्म एवं रेलवे स्टेशन के संसाधनों से युक्त यह स्टेशन भवन भोपाल के वेस्टर्न रेलवे के भवनों से अधिक उपयुक्त है। भोपाल का वेस्टर्न रेलवे स्टेशन सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे का जंक्शन होने से हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर कम ही उतरते चढ़ते हैं, अतः यहाँ अधिक भीड़ भाड़ दृष्टिगोचर नहीं होती। नेक्स्ट है विधानसभा भवन। मध्य प्रदेश बनने के पश्चात विधानसभा पुराने असेंबली भवन में संचालित होती थी। यह राज्यपाल भवन के सम्मुख एक गोलाकार अपर्याप्त भवन है। 1996 में राज्य शासन ने प्रसिद्ध वास्तुविज्ञ चार्ल्स मार्क कोरिस चार्ल्स मार्क कोरिश द्वारा तैयार संरचना के आधार पर भोपाल की केंद्रीय पहाड़ी पर बिड़ला मंदिर के निकट सलपिलाका रोड पर स्थल चयन कर इसका भवन निर्माण कराया। यह भवन एक अद्वितीय शिल्प का नमूना है। भारत की योजना के साथ ही एक उद्यान आंतरिक भागों में विकसित है। गोलाकार दीवारों और विशाल प्रवेश द्वार से भवन बाह्य रूप से ही दर्शनीय बना हुआ है। इसके अंदर निम्न उच्च हाउस के साथ ही विधानसभा सदस्यों हेतु कमरे एवं लाइब्रेरी भी स्थित है। कॉमन रूम एवं कैफेटेरिया सहित इस भवन को क्रमबद्ध उद्यानों से परिपूर्ण करने में इसके आंतरिक भागों में के अंतिम छोर से भोपाल शहर का वहींग दृश्य दृष्टिगोचर होता है। स्थानीय लाल पत्थर एवं हस्तकला से निर्मित सेरेमिक टाइल्स से इसका प्रादेशिक शिल्प अत्यंत आकर्षक और सुंदर बन गया है। शहर के अंदर ही एक शहर की कल्पना साकार करता यह भवन प्रवेश द्वार अहातों के कारण निर्माणकार को श्रेष्ठ घोषित करके वास्तुकला को आगा खां आर्किटेक्चर सम्मान प्रदान किया है। सचिवालय एवं अन्य शासकीय भवन विधानसभा भवन बनने के पूर्व ही 20वीं सदी में निर्मित प्रमुख मार्ग पर मध्य प्रदेश सचिवालय भवन 5-6 मंजिल का बना हुआ है। इसका विशाल प्रवेश द्वार है पूर्वमुखी होकर अत्यंत आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है। सचिवालय के आगे विभाजित मार्ग के दोनों ओर सतपुड़ा एवं विंध्याचल भवन भी बहुमंजिल बना हुआ है। भोपाल में निर्मित अन्य शासकीय भवन कलेक्ट्रेट अस्पताल अन्य सचिवालय एवं होशंगाबाद रोड पर स्थित विश्वविद्यालय भवन के विभिन्न भाग आधुनिक स्थापत्य शैली के प्रतीक हैं। भोपाल शहर लगातार विकसित होता जा रहा है। कई नवीन भवनों का निर्माण आवश्यकता अनुसार श्रृंखलाबद्ध हो रहा है। आयकर कार्यालय तथा रिजर्व बैंक
भवन भी सचिवालय के पार्श्व भाग में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का योजनाबद्ध विकास एवं स्थापत्य शैली के कारण वर्तमान भोपाल शहर पहाड़ियों और झीलें हैं उनसे आवर्त एक महानगर का स्वरूप ग्रहण करता जा रहा है। भोपाल की केंद्रीय पहाड़ी पर बिरला मंदिर तथा पहाड़ी की तलहटी में पश्चिम की ओर विधानसभा सदस्यों के निवास भवन कई ब्लॉकों में स्थित हैं। उपयुक्त आधुनिक स्थापत्य से निर्मित भवनों के साथ ही प्राचीन भारतीय स्थापत्य की सुंदरता उनके तत्वों को सम्मिलित कर आधुनिक काल के आदर्श और तरीकों को समन्वित कर भोपाल शहर का स्थापत्य विशिष्ट बन जाता है। भोपाल का स्थापत्य यहाँ पे होता है कंप्लीट। इसके साथ हमारा वीडियो भी होता है कंप्लीट। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे 20वीं सदी में पटना और जमशेदपुर शहरों के विकास एवं स्थापत्य। चलिए गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।